चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग का हेडिंग होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यदि आप कंटिन्यू वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे स्टडी पॉइंट पटना। वहाँ पर एक बिहार पुलिस स्पेशल बैच चल रहा है, TRE 4 बैच चल रहा है। कोई भी बैच में जाकर परचेज करके कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हैं, या लुसेंट कंप्लीट आप डिस्कशन चाहते हैं तो भी हमारा बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर। 50 क्वेश्चन डेली ऑब्जेक्टिव हम लोग का होगा, जिसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। टेलीग्राम ग्रुप पर स्टडी पॉइंट पटना। संघ और उसका राज क्षेत्र का पहला पॉइंट। अगर ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारा पता है रामपुर नहर मुसल्लापुर हाट, है ना। भारत राज्यों का संघ है। पॉइंट क्लियर है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें कितना राज्य शामिल है और कितने केंद्र शासित प्रदेश। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब कहेगा भारत राज्यों का समूह है। क्या सही है? नहीं, भारत राज्यों का संघ है। संघ से कोई नहीं निकल सकता, टर्म कंडीशन होता है, लेकिन समूह से निकल सकता है ना। तो भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं कर सकते। भारत राज्यों का संघ है, यही बात कहा गया कौन अनुच्छेद में, जिसमें 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश का चर्चा है। दादर नगर हवेली दमन दीव दोनों मिल गया है 2020 में। कब मिला है? 2020 में दादर नगर हवेली दमन दीव मिल गया। तो राजधानी कहाँ बना है? दोनों का संयुक्त राजधानी दमन है। चलिए अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? इससे पहला अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। लिखा है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। कौन अनुच्छेद में? 1 में। एक पॉइंट। और राज्य उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहला अनुसूची में दिया गया है। वही कहा अनुच्छेद 1 में। एक और बात कहा है कि भारत राज्यों का संघ है, एक बात कहा। दूसरा बात कहा कि अनुसूची 1 में जो लिस्ट दिया है ना, वही राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तब अनुसूची 1 में जाकर देखिए कौन कौन दिया है, लिस्ट है। आगे आ जाइए। 2 पॉइंट क्लियर है। आगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में देखिए क्या रहा, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ डायरेक्ट उठाइए, प्रवेश की शक्ति प्रदान की गई है। पॉइंट क्लियर है। कहता है कि संघ में नए राज्य का प्रवेश करने का शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। कौन अनुच्छेद के तहत? 2 अनुच्छेद के तहत। संघ में नए राज्य का प्रवेश कौन अनुच्छेद में है? 2 में। जैसे श्रीलंका को अगर भारत संघ में प्रवेश करना है तो कौन करेगा? संसद करेगा। कौन अनुच्छेद के तहत करेगा? 2 के तहत। 2 अनुच्छेद क्लियर है ना। 3 में नए राज्य का निर्माण। संघ में नए राज्य का प्रवेश 2 में है, लेकिन नए राज्य का निर्माण 3 में है। नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्र में बदल परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या नाम परिवर्तन, सब कौन कर सकता है? बिहार का नाम बाहर कौन करेगा? संसद। झारखंड को अगर मान के चलिए मिलाना होगा तो भारत बिहार में तो कौन मिलाएगा? बिहार का बॉर्डर बढ़ाना होगा तो कौन बढ़ाएगा? नाम बदलना तो कौन बदलेगा? गठन करना तो कौन करेगा? बिहार से अलग मिथिला बनाना है तो कौन करेगा? संसद। क्लियर है। तो तमाम अधिकार संसद को ही है। कौन अनुच्छेद के तहत? नया राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन है अनुच्छेद 3 के तहत। आ गया जी राज्यों का पुनर्गठन। देखिए राज्यों का पुनर्गठन में थोड़ा सा आप समझिए। आप जैसे भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया तो आज़ादी के समय उस समय 562 रियासत था। क्या कोई अकेले जैसे अभी भारत 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का समूह क्या था पहले? ऐसा नहीं था। तो भारत में 562 रियासत थे, यानी उतने वैरायटी के राजा थे। कोई रियासती राजा, कोई नवाब, उतना व्यवस्था नियम कानून चलता था। तो उतना व्यवस्थाएं चलता था तो उस परिस्थिति में शासन करना बड़ा मुश्किल होता। मान के चलिए आपसे में संघर्ष होते रहता था, युद्ध होते रहता था, झगड़ा झंझट करते रहते थे। बर्तन ज़्यादा होगा तो ढंढन न करेगा। एगो खाली लोटा रख दिया ढंढन आएगा जल्दी, 5-6 गो लोटा गिलास थाली सब रख दिया ढन ढन करते रहेगा। तो ज़्यादा होने के कारण संघर्ष झगड़ा होते रहता था। तो हुआ कि भाई भारत का जब 562 रियासत स्वतंत्र हुआ है और उस समय भारत संघ पाकिस्तान संघ 2 गो अधिराज्य बनाने का व्यवस्था था।
कि 2 अधिराज्य बना था, कहा कि कुछ भारत संघ में मिल जाइए, कुछ जिसको मन है पाकिस्तान संघ में मिलिए, जिसको मन है स्वतंत्र आप रख सकते हैं, ऐसे कहा था ना। तो बहुत पाकिस्तान संघ में मिला, हिंदुस्तान में मिला, कुछ स्वतंत्र 3 गो रहा, लेकिन अंतों का तो अभी मिल गया भारत में। तो सब मिल तो गया। तो यहाँ वही कह रहा है सब मिल तो गया, तो यानी सब हो गया एक, 562 मिला के खाली 2 गो, 562 बराबर पाकिस्तान प्लस हिंदुस्तान, ये दोनों में इंक्लूड हो गया सब। तो मान के चलिए सबको एक जगह समाहित कर लिए। अब समाहित तो कर लिए, बिटोर लिए, जमा कर लिए, लेकिन वही संघर्ष संघर्ष होने लगा। अब सब बर्तन को एक ही जगह बटोर लीजिएगा तो ढंढाना शुरू करेगा, तो ढंढाने लगा फिर अपना ही में। ठीक है, पहले अलग अलग संघर्ष होता था, लेकिन आपसे में होने लगा। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमको भाषा के आधार पर अलग राज्य का गठन किया जाए। कि मान के चलिए आप दिल्ली से कोई को राजा बना के भेज रहे हैं आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एरिया में, और यहाँ के लोकल बात को समझिए नहीं रहा, हम लोग कहना क्या चाह रहे वो नहीं समझ रहा, वो क्या कहना चाह रहा हम लोग नहीं समझ रहे। तो जब तक दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तब तक यहाँ का विकास होगा नहीं होगा। इसीलिए भाषा के आधार पर अलग हम लोग का दर्जा दीजिए आंध्र प्रदेश का, कोई कह रहा कि भाषा के आधार पर हम लोग का अलग दर्जा दीजिए तमिलनाडु के, कोई कह रहा गुजरात के। माने भाषा के आधार पर राज्य का गठन का मांग करने लगा लोग, कि वहाँ से हम लोग भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा भाषा को आप नहीं समझ पा रहे हैं। और नया नया आज़ाद हुआ था, नेहरू जी के पास चुनौती था कि अब क्या करे भाई, भाषा के आधार पर अलग अलग गठन करने का मांग करने लगा। तो नेहरू जी कमेटी का गठन किए, एसके धर आयोग का गठन किए कि जांच करिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है कि अनुचित है, सही है कि गलत है। तो आयोग रिपोर्ट दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना एकदम गलत है, सही नहीं है। भाषा के आधार पर 2-4 गठन करिएगा, हर 20 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाता है। फिर कल के डेट में कहेंगे कि हमारा अलग करिए, कई टुकड़ा में बच जाएगा, फिर फायदा क्या होगा। आप देखिएगा कि हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर भाषा बदलता है ना जी, भोजपुरियों में वैरायटी बदल जाता है, का करी छे एने हल्ला का करी छे, मैथिलियों में बदल जाता है, शुद्ध कोई और बोलेगा, अशुद्ध कोई और बोलेगा, तो बदल जाता है। तो बदल जाता है तो फिर डिमांड होने लगेगा कि अलग अलग करिए, तो बहुत ज़्यादा बंटवारा करना पड़ेगा। इसीलिए भाषा के आधार पर गठन सही नहीं है। आयोग रिपोर्ट दे दिया नेहरू जी के, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो अब लोग और फॉर्म में आ गया कि भाषा के आधार पर गठन किया जाए तो किया जाए। तब एक और कमेटी का गठन किए, जेवीपी, कि ऐसा करिए कि जो अपना एसके धर आयोग रिपोर्ट दिया था कि भाषा के आधार पर गठन सही नहीं है, उसका जांच करिए कि क्या आयोग सही रिपोर्ट दिया है। वो भी कहा कि एकदम सही रिपोर्ट दिया है कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, अगर अलग अलग करना ही तो प्रशासनिक आधार पर कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। अब दोनों के दोनों कमेटी रिपोर्ट दे दिया, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे भाषा के आधार पर गठन करने के लिए, उन लोग का प्रोटेस्ट और तेज हो गया कि मानिएगा कि नहीं मानिएगा, अब आर या पार का लड़ाई होगा, अनशन करेंगे, जब तक खाना नहीं खाएंगे आग लगा देंगे, ट्रेन में रोड पर तबाही मचा देंगे, भाषा के आधार पर गठन करिएगा कि नहीं करिएगा। पूरा एकदम प्रोटेस्ट भयानक होने लगा। तो अब जा करके प्रोटेस्ट में ही एक स्वतंत्रता जो आंदोलनकारी थे राम उल्लू, उनका मृत्यु हो गया आमरण अनशन के दौरान। तो अगर मान के चले किसी का मृत्यु हो जाए तो आंदोलन और न बढ़ जाता है जी, डेड बॉडी लेके ट्रक जाम कर देगा बाईपास, पूरा एकदम जाने नहीं देगा, हाईवे जाम रहेगा, सब होता है ना अभी हो। तो वही होने लगा, आंदोलन और तेज हो गया, उग्र रूप ले लिया। तब जाके तुरंत नेहरू जी क्या किए कि भाषाई आयोग, राजभाषा आयोग का गठन किए, और गठन करके भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना शुरू कर दिए। तो उस समय 14 गो राज्य और 6 गो संशासित प्रदेश का गठन कर दिए। है समझ में, आज होते होते 28 राज्य और 8 गो संशासित प्रदेश बन गया है। पॉइंट क्लियर, ये सबको पढ़ लीजिए। राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, जांच करने के लिए जो पढ़ेंगे भाई, जितना पढ़ेंगे उतना ही टिक लगाइए। जांच करने के लिए एसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है या नहीं है, जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया था, एसके धर, इसीलिए धर आयोग ही नाम कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। धर आयोग रिपोर्ट दे दिया कि भाषा के आधार पर गठन सही नहीं है, प्रशासनिक आधार पर गठन करिए।
तो धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए, धरे आयोग का जो निर्णय हुआ उसका जांच करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने, जो पढ़ेंगे वही, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के समिति का गठन किया, यानी JVP, JVP आयोग का गठन किया गया कि जो धर आयोग रिपोर्ट दिया वो सही रिपोर्ट दिया है कि नहीं दिया। अब देखिए इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए, इहो कह दिया, खारिज कर दिया कि नहीं गठन किया जाए। अब दोनों के दोनों आयोग कह रहा है कि भाषा आधार पर राज्यों का गठन न हो, अब आंदोलनकारी कह रहा है कि गठन हो। आगे आ जाइए, JVP समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई ने पोटी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पूरा एकदम रोड पर आ गए लोग, पहले तो मांगे कर रहे थे, आंदोलन शुरू कर दिया। आगे देखिए 58 दिन की आमरण अनशन के बाद 1952 ईस्वी को ही रामुलु का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। समझ सकते हैं, आमरण अनशन, फास्टिंग में मर गया। रामुलु के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन का घोषणा कर दिया। देखा कि अब नहीं मानेगा तो आंध्र प्रदेश के गठन का घोषणा कर दिया, यानी 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बन गया, आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, कर्नूल थी। हाँ, कर्नूल राजधानी था। राज्य कहाँ, रियासत 562। तो भाई गठन होगा तबे ना राज्य। हाँ, आगे जाइए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली और अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पनिकर। तब जाकर के एगो राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गठन के बाद सबको ही मांग करने लगा कि हमको भी, जब उनको तेलुगु भाषा के आधार पर दीजिए तो हमको मराठी के आधार पर दीजिए, तो हमको गुजराती के आधार पर करिए, सबको ही मांग करने लगा। तो फिर एक राजभाषा आयोग गठन कर दिया गया, और राजभाषा आयोग का गठन का अध्यक्षता कौन किए, फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए फजल अली, और इसके दो और भी सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पनिकर। राज्य पुनर्गठन फिर अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया। कब एक्ट बनाया गया, 1956 में पास किया गया। आयोग बना है 53 में, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में, और अधिनियम एक्ट कब बना है, 1956 में। इसके अनुसार भारत में कई गो राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए। पॉइंट क्लियर हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था, अधिनियम बना है 56 में, वो आयोग बना है 1953 में। आराम से पॉइंट देखिए क्या कह रहा है से। 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, मैंने कही पुडुचेरी को यानी पांडिचेरी को, भारत को सौंप दिया। यानी कहने का मतलब कि पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती था, जैसे गोवा पुर्तगाली बस्ती था, उसी प्रकार से पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती था। यानी फ्रांसीसियों का वहाँ चलती था, धाक चलता था, उन्हीं का उपनिवेश था। लेकिन गोवा पुर्तगालियों के था। तो फ्रांसीसी कब सौंप दिए भारत को, 1954 को सौंप दिए। तब जाकर 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद सभी को मिलाकर, जितना भी लोकल मोहल्ला था सबको मिलाकर पांडिचेरी राज्य संशासित प्रदेश का गठन हुआ। क्वेश्चन कहेगा पुडुचेरी का गठन कब हुआ, 1956 में। लेकिन पुडुचेरी से फ्रांसीसी लोग का, पुडुचेरी फ्रांसीसी लोग कब सौंप दिए, यानी पुडुचेरी स्वतंत्र हुआ 54 में, वो गठन हुआ 56 में। आगे देखिए, भारत सरकार ने 1961 को गोवा दमनदीप मुक्ति के लिए पुर्तगाली के विरुद्ध कार्रवाई किया। देखा कि पुर्तगाली लोग अड़ गया है, उन लोग दे ही नहीं रहा है। तो 1961 में पुर्तगाली दमनदीप, मैंने गोवा और दमनदीप के विरुद्ध में क्या किया, कार्रवाई किया, मैंने पुलिस भेजा।
और पूरी तरह से अधिकार कर लिया। समझ सकते हैं, गोवा 1510 में गुलाम हुआ था, वो आज़ाद कब हो रहा? 1961 में। यानी सबसे पहले गुलाम होने वाला और सबसे बाद में आज़ाद होने वाला राज्य गोवा है। वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा खदेड़ के भगाया गया, तब जाके गोवा गठन हुआ। फिर 12वां संविधान में संशोधन हुआ और गोवा दमन दीव मिला करके संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी 12वां संशोधन के तहत गोवा और दमन दीव दोनों एके में थे, है ना। और पहला प्रवेश मैंने पहला अनुसूची में शामिल कर दिया गया, वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। 12वां संशोधन से भारत का अंग बना है गोवा। आज़ाद हुआ 61 में और अभिन्न अंग बना है 62 में। कैवां संशोधन से? 12वां संशोधन से गोवा भारत का अभिन्न बन गया। उस समय गोवा जब गठन हुआ तो गोवा और दमन दीव दोनों एक था, संघ शासित प्रदेश था। बाद में 1987 में 56वां संशोधन हुआ, गोवा को अलग राज्य बना दिया गया और दमन दीव को संघ शासित प्रदेश छोड़ दिया गया। जैसा भी आप गोवा देखते हैं 1987 का गोवा है, यही ना। हाँ लगा रहे हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। इन्हें इस संविधान के कौन अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए आगे आ जाइए बॉक्स में। कौन राज्य का गठन कब हुआ है देखिए। देखिए पहली बार आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 में। महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस के सहित 1 मई 1960। आगे आ जाइए। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का गठन वर्ष, सिर्फ गठन वर्ष 1972। और जनवरी याद रखिए, 21 जनवरी 1972 को मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा को। अब देखिए 87 में कौन कौन गठन हुआ? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये डेट जरूरी नहीं है, हाँ ना। अरे मेरे भाई हम क्या बोले कि तीनों का डेट कर लीजिए, 21 जनवरी है, उस साल है अभी। और सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तीनों का सिर्फ ईस्वी, सॉरी ई तीनों का, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा का सिर्फ ईस्वी। मिजोरम 87 में, अरुणाचल प्रदेश 87 में, गोवा 87 में, सिर्फ ईस्वी सिर्फ, है ना। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का डेट और ईस्वी दोनों। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में, झारखंड का 15 नवंबर 2000 में, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014। अभी 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, यही ना। चलिए अब राज्य का तो गठन कर दिया अलग अलग। अब अलग अलग कर दिया ना, तो लग रहा है कि प्रकृति की जो अलग हो गया है सब, जैसे लग रहा है कि भारत है ही नहीं है राज्य। अलग अलग कर दिया तो राज्य तो अलग अलग गठन हो गया, लेकिन लग रहा है कि उन लोग अपना ही में मस्त है, उसको कोई मतलब ही नहीं है संघ वंग से। तो अलग अलग मस्त है, कोई योजना प्लानिंग चला रहा है और संघ सरकार का योजना प्लानिंग लागू हो रहा है तो कह रहा है कि तो हम लोग पहले ही से चला रहे थे। और कुछ संघ पहले से चला रहे थे कह दे रहा है, और अगर कोई राज्य पहले से चला रहा था तब वो केंद्र बना के भेज दे रहा है योजना। मान कर चलिए राज्य बना दिए हम दो हमारे दो, फिर से संघ बना दिया हम दो हमारे दो, एक दूसरे के समन्वय नहीं ना स्थापित हुआ, दोनों एकदम अलग अलग ना हो गए जी। राज्य गठन कर दिया, एकदम समझ गया कि अब तो हम लोग आज़ाद हो गए। नहीं होता कि घर का बंटवारा हो जाता है तो समझता है कि अब तो हम एकदम अलग हो गए, अब दुनिया मतलब ही नहीं है, भाई भाई से भुला जाता है लोग, ये तो गोतिया हो गया, अब करने लगते हैं ना लोग। वही हो गया कि हम लोग तो सब अलग हो गए, अलग वैरायटी होने लगा कि सब हम लोग अलग है, ऐसा फीलिंग आने लगा। तो हुआ कि भाई देश भारत है, वो सब अलग अलग रह रहा है, अलग रवैया है। ऐसा करते हैं कुछ प्लानिंग करिए जिससे एक साथ जुड़ाव रह सके, जुड़े रह सके। तो जुड़ाव रह सके इसके लिए क्या करते हैं, तो मड़वा भतवान के दिन भी, मटकोर के दिन भी खिलाना पड़ेगा गोतिया को, खिलाना पड़ेगा ना। तिलक चौठारी के दिन खिलाना पड़ेगा गोतिया को, जिससे लगे एक के हैं, पता चले ना गोतिया ही सब। हाँ तो यह व्यवस्था किया गया कि कैसे राज्य और संघ एक कैसे महसूस हो, संघ और राज्य एक तरह कैसे रहे। तो देखिए क्या किया गया, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया ताकि एक दूसरे से परिचित रहे। ऐसा न क्या हो रहा है राज्य में हमारा पता नहीं चल रहा, और देश में क्या हो रहा है राज्य कर हमारा नहीं पता चल रहा है, तो पता चलेगा किस माध्यम से। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे आ जाइए। केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगर गृह मंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है।
सामान्यतः क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगर वो नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नामित मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री जो होता है कैबिनेट का, वही क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। जिस राज्य का क्षेत्रीय परिषद है उस राज्य का मुख्यमंत्री वहां का उपाध्यक्ष होगा। आगे आ जाइए। यह केंद्र राज्य के संबंध को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, क्षेत्रीय परिषद केंद्र और राज्य के संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि एक दूसरे के संबंध बना रहता है। मटकोड़ और भतवान चौठारी ही संबंध बनाए रखता है। आगे आइए। हाँ, माने ये जो उपाध्यक्ष होते हैं प्रतिवर्ष बदलते रहते, इसीलिए नहीं टिक लगवाया ना वो। आइए आगे, आराम से पॉइंट देख लीजिए। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसी के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए सामधिक निकाय है। सामधिक माने लीगल है, लेकिन संवैधानिक क्या मूल संविधान में इसका कहीं जिक्र है? नहीं है। तो संवैधानिक नहीं है लेकिन सामधिक लीगल है, क्योंकि अधिनियम के तहत गठन किया गया। इससे संबंधित कोई भाग अनुच्छेद नहीं है। हाँ हाँ, इन्फॉर्म किया जाए। जैसे देखिए ना, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, अगर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कोई मैसेज कर दिया तो समझिए जो जो इस राज्य में शामिल है सबके पास चला गया। एक तरह से व्हाट्सएप ग्रुप है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। मैसेज मिला, सब कोई को पता हो गया जो जो राज्य शामिल है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो उत्तरी राज्य होगा वही ना शामिल होगा जी। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। सब जरूरी नहीं कौन कौन, लेकिन समझना आपको उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में है। ही सब पूछेगा नहीं कि कौन कौन है, एक आध को पूछेगा। जैसे बिहार वाला हो गया, बीच वाला हो गया, यही सब तो एकदम स्पष्ट है कि उत्तरी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद है। अब इसमें देखिए कौन है? उत्तर प्रदेश है। अच्छा बताइए, मध्य क्षेत्रीय परिषद आंख बंद करके नहीं पता रहेगा कि मध्य प्रदेश है? उत्तराखंड है। ये दोनों महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार है। अब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहिए रहा तो टिक लगाना जरूरी पड़ेगा। उड़ीसा है, झारखंड है। इसे पूर्वोत्तर वाला है भाई, उसे एक काट के एक और बनेगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी का है कोलकाता और पश्चिमी का मुंबई। इसमें पश्चिमी में गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र गोवा भी करेगा, दमन दीव दादर नगर हवेली भी इंक्लूड है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई हेडक्वार्टर है। आ जाएंगे दक्षिणी वाला राज्य, नहीं कर्नाटक होगा, तमिलनाडु पुडुचेरी होगा। एगो छठा सबसे लेटेस्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। अभी के हिसाब से 6 गो हो गया है ना, अभी के हिसाब से 6 गो हो गया वर्तमान में। आगे आ जाइए। 1972 में अस्तित्व में आया है, और जो पूरा बोला में था ईसा असम मणिपुर, उसको निकाल कर किसमें कर दिया? पूर्वोत्तर में। तो यह महत्वपूर्ण है। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, पूर्वोत्तर वाला जरूरी हो गया। आगे आ जाइए। हाँ, आगे आ जाइए। अब समझ में आ गया ना कि केंद्र राज्य के बीच कैसे संबंध स्थापित होता है? तो क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से। जो 6 गो क्षेत्रीय परिषद है उसी के माध्यम से संदेश आदान प्रदान होते रहता है। भारतीय नागरिकता आ जाइए, कौन भाग में है? अब कहां से कहां अनुच्छेद है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल माने समझ रहे हैं ना? इंडियन, सिर्फ और सिर्फ इंडियन। ऐसा नहीं कि बिहारी अलग और भारतीय अलग, इंडियन एक ही गो नागरिकता। अमेरिका में 2 गो, राज्य का अलग और संघ का अलग। भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार कब बना था? इसी के आधार, निम्न आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता कैसे मिलेगा आपको? तो पहला जन्म से, दूसरा वंश या परंपरा से। पहला कौन तरीका है? जन्म से, और दूसरा
जन्म से इसका मतलब सर प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने माने 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, वह जन्मे से भारत का नागरिक होगा। अपवाद में राजनयिक के बच्चे, विदेशी के बच्चे, ये क्या है सर? जैसे कहने का मतलब है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जब संविधान लागू हो गया, उसी दिन से या उसके बाद भारत में जो भी बच्चा जन्म लिया है उस जन्मे से भारत का नागरिक होगा। भारत में जन्म लेने वाला भारत का नागरिक होगा। अपवाद में जैसे अमेरिका के मान के चलिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया का कोई पति पत्नी क्रिकेट में आईपीएल खेलने आ गए और महिला गर्भवती थी, यहीं बिता दिए 2 4 6 महीना और यहीं संतान जन्म ले लिया, क्या उसको जन्म से नागरिकता मिलेगा? क्योंकि अपवाद में है राजनयिक, माने जो राजदूत होते हैं, राजनेता होते हैं, उसके बाल बच्चा को भी नहीं। और क्या? विदेशी, विदेशी के बच्चे को भी नागरिकता, यानी भारत के नागरिक का बच्चा जो 26 जनवरी या 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेता है तो जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। क्या विदेशी के बच्चा भारत में जन्म लेगा तो नागरिकता मिलेगा? नेपाल वाला अगर इलाज कराने भारत आया था, यहीं संतान जन्म लिया, ऑपरेशन से जन्म हुआ, तो क्या भारत के नागरिकता माना जाएगा? अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो हो सकता है माइंड में फंसे वाला बात आ जाए है ना। भारत में जन्म, अगर नेपाल के नागरिक के बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो नागरिकता नहीं मिलेगा। आइए, अब ये बात समझ में आ गया ना आप लोग? आ गया जी। तो भारत के नागरिक है कि चाहे माता हो चाहे पिता हो, जन्म के समय अगर कोई हो तो बच्चा जन्म लिया तो भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में सोनिया गांधी के बच्चा राहुल गांधी को भारत का नागरिकता है। जैसे सानिया मिर्जा अभी तलाक हो गया, फिर भी माता पिता कोई भारत के, तो भारत की नागरिकता प्राप्त है ना। हाँ? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी यहीं के थी। हाँ, आ गया ये। तब पिताजी राहुल गांधी के यहीं के न थे? वो न मम्मी इटली के ना, तो माता पिता कोई भी रहे तो आप इंदिरा गांधी कह रहे हैं जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। का तनी तनी के तो अंतर है, खाली थोड़ा सा कर दिए का। वंश परंपरा द्वारा नहीं था, पहला होगा जन्म के आधार पर और दूसरा प्रकार क्या है? वंश या परंपरा। वही समझाने हम जा रहे हैं अब। जन्म के आधार पर समझ गए ना। अब वंश परंपरा में देखिए, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद या उसी दिन जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक के बच्चे को भारत का नागरिकता मिलेगा, जन्म के समय माता पिता कोई भारत का नागरिक हो। जैसे मान के चलिए भारत का क्रिकेटर क्रिकेट खेलने पति पत्नी के साथ जाबे करते हैं लोग, चल गए ऑस्ट्रेलिया दौरा पर 2 4 6 महीना के लिए, अब वहीं पे संतान जन्म लिया, विराट कोहली अनुष्का शर्मा चले गए और वहीं संतान जन्म लेगा, तो क्या नागरिकता मिलेगा? हाँ, मिलेगा, क्योंकि माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं। एको को रहते तब होता। अगर मान के चलिए सानिया मिर्जा के संतान जन्म होगा तो भारत का नागरिकता मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि सानिया मिर्जा भारत के। अभी तो तलाक हो गया है, तो अब अभी थोड़े पता है कि मान के चल तलाक अभी नहीं मिला है, मिल गया है, हो गया है, आ गया। ये मतलब ये हो गया कि माता या पिता चाहे दोनों भारत के यदि हो और विदेश में भी बच्चा का जन्म हो रहा है तो भारत का नागरिकता मिलेगा। जैसे मान के चलिए अमेरिका में इलाज कराने गया, कोई इलाज कराने गया, वहां संतान जन्म लिए, तो माता पिता कोई भारत के, तो नागरिकता प्राप्त होगा। तो वंश या परंपरा भी समझ गए और जन्म भी समझ गए। आ इंडियन लड़का हो विदेशी लड़की हो तो भारतीय का ना, इंडिया। इंडियन लड़का हो माने सोनिया गांधी के पति इंडियन, सोनिया गांधी विदेशी, तो क्लियर ना हो गया? आ गया ये। हाँ, ज्यादा दूसरा के बाल बच्चा पर ध्यान मत दीजिए। मानता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने के प्रधान नागरिकता संशोधन 1992 में, पहले था खाली पिता होना चाहिए, पिता होगा तबे नागरिकता मिलता है, लेकिन 92 से कर दिया कि माता या पिता कोई भी भारत का हो और विदेश में बच्चा का जन्म लिया है तब वो नागरिकता मिलेगा। पहले खाली पिता था। क्लियर है? चलिए आ गया ये। अब देखिए, देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होता है।
ऑप्शन में देगा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन एक, जन्म के आधार पर, वंश या परंपरा के आधार पर। 3, देशीकरण द्वारा। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दे दीजिए रजिस्ट्रेशन करा के, है ना। पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन पे से नागरिकता मिलता है। देशीकरण से भी, जैसे भारत में आप रह रहे, भारत के लिए खेल रहे, भारत के लिए सब काम कर रहे हैं, तो आपको नागरिकता मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं, मिल सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा मिला दिया जा सकता है। गृह मंत्रालय के अधीन नागरिकता रहता है और राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा, आपको नागरिकता मिलेगा, है ना। तो देशीकरण द्वारा भी नागरिकता मिलता है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से भी मिलता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का कंडीशन है, क्या कंडीशन है? तो अभी के हिसाब से कम भारत में कितना दिन तक रहेगा? तो अभी के हिसाब से 10 साल है, इसीलिए ऊपर वाला छोड़ दीजिए, यहाँ से आइए। देखिए, वे भारतीय जो अभी भाज्य भारत से बाहर किसी देश में रह रहे हो तो मिलेगा। देशीकरण का पहला टर्म कंडीशन है, भारत का बंटवारा हुआ 1947 में ना, तो अगर बंटवारा से पहले ही से अगर विदेश में रह रहे हो तो भारत आएंगे तो उसको नागरिकता मिलेगा। देशीकरण के द्वारा कि पंजीकरण के द्वारा? पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन से। जैसे सुभाष चंद्र बोस, माना जाता है 1945 में इनका प्लेन क्रैश किया, मृत्यु हो गया, लेकिन कोई प्रमाण अभी तक। अगर सुभाष चंद्र बोस भारत आए, मिले, कहें कि उतना दिन से हम जापान में रुक गए थे, तबीयत खराब था, कोमा में चल गए थे, दिस दैट, कुछ भी हो, तो क्या भारत का नागरिकता मिलेगा उनको? इसलिए नहीं कि स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए नहीं, संविधान कहता है कि नागरिकता मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस के साथ अगर पायलट भी मिल जाए तब उसको भी मिलेगा, बुझाया? मतलब अगर अविभाजित भारत से पहले ही से अगर दूसरा देश में रह रहा हो और भारत में आता हो तो उसको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त होगा। क्लियर? वे स्त्रियां, आ गया जी, विदेशी को ना, डायरेक्ट देखिए पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है। वे स्त्रियां, वे महिलाएं जो भारतीय से विवाह कर चुकी हैं, जैसे सोनिया गांधी कर चुके हैं भारतीय से विवाह, तो भारतीय से विवाह कर चुकी हैं, या भविष्य में विवाह करेंगे, कई क्रिकेटर लोग करेगा, तो भविष्य में भारतीय क्रिकेटर से विदेशी महिला विवाह कर सकती हैं, करबो की हैं लोग नहीं। तो वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या भविष्य में, तो उसको भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगा। जैसे सीमा हैदर, हंस कह रहे हैं जी? सचिन भारतीय नहीं है? तो भारतीय से विवाह कर चुकी है या भविष्य में करेंगी तो नागरिकता मिलेगा रजिस्ट्रेशन से। हाँ, अरे अच्छा, कहे का मतलब कहिए कि पहले से 3-4 गो बाल बच्चा उन लोग, देखिए उन लोग को नागरिकता, देखिए उनका माता या पिता दोनों में से कोई जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, जन्म के समय नहीं है, रुकिए, अब क्या देशीकरण पंजीकरण कोई फुलफिल नहीं करेगा? करेगा। देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगा। आइए आइए, कुछ नहीं बताएंगे अपन, तो लगा ये दिमाग दूसरा। आइए आइए, हम पूछ रहे हैं कि कैसा साल उम्र के है, नहीं मिलेगा। आइए, वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुके हैं या भविष्य में करेंगे उसको मिलेगा। अब सीमा हैदर के जो पहले से बाल बच्चा उसको देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगा। कोई जरूरी एक ही कंडीशन है, आ गई। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, भारत के नागरिक के जो नाबालिग बच्चे हैं उसको भी रजिस्ट्रेशन नेशनल रजिस्टर में दर्ज कराना पड़ता है। जन्म के बाद बाल बच्चे का नाम रजिस्टर में दर्ज होता है, तो भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे को नागरिकता मिलेगा। क्लियर? राष्ट्रमंडल देश के नागरिक, वैसा राष्ट्रमंडल उसको कहते जो कभी ब्रिटेन का अधीन रहा था, जो भारत में रहते हो या भारत सरकार के नौकरी कर रहे हो, तो आवेदन दे करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये ना। कारण कि बंटवारा तो हो गया था देश का, बंटवारा हो गया चाहे आज़ाद हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे कर्मचारी ही घर बना के रहने लगे थे जी, तो वो सब राष्ट्रमंडल न थे। तो ब्रिटिशर्स के अधीन जो राष्ट्र था, तो कई गो उपनिवेश के लोग यहाँ के नौकरी कर रहे थे, तो लोग यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो उन लोग वही कह रहा है कि राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो यहाँ नौकरी कर रहे थे, जो भारत में रहते हो या भारत सरकार के यहाँ नौकरी कर रहे हो, कोई कंडीशन हो, तो आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं 4 कंडीशन पढ़ चुके, 5वां कंडीशन पढ़ने जा रहा है।
और नागरिकता कैसे मिलेगा? तो भूमि विस्तार के द्वारा। ये पांचवा कंडीशन है। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, जैसे श्रीलंका को अगर भारत में मिला लिया जाए, तो नया जमीन को भारत में इंक्लूड कर लिए, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले यानी श्रीलंका में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत नागरिकता प्राप्त हो जाता है। यही ना, जीत के मिला लिए। पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए तो पाकिस्तान का नागरिक स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। बांग्लादेश को मिले ले जाए तो वो। आगे देखिए, मैंने सबसे कमजोर कमजोर नजर आ रहा है ना। चीन को मिला ले जाए नहीं सोच रहे कोई ना। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1986। पहली बार बना था 55 में, बाद संशोधन हुआ 1986 में। 55 के बाद संशोधन कब हुआ? 86 में। अब इसमें हो गया कि भारत में जन्म केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगा जिसके माता पिता कोई एक भारत का नागरिक हो। पहले खाली पिताजी के था ना। आगे आ जाइए। 86 अधिनियम के बाद है, 92 से व्यवस्था है। अगर व्यक्ति रजिस्ट्रेशन से अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो 86 में संशोधन कर दिया गया, तो उसे अब कितना दिन तक रहना पड़ेगा? पहले कितना था? रजिस्ट्रेशन से सिर्फ 6 महीने लगातार रहता तो मिलता था। 5 साल होगा रहेगा तब रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त होगा। कंडीशन हो गया। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान तभी किया जाएगा जब कम से कम कितना दिन तक भारत में रह रहा हो या रह चुका हो। देशीकरण का अवधि पहले कितना था? 5 साल। पहले था 5 साल देशीकरण के, अब हो गया 10 साल देशीकरण के। पहले था 6 महीना पंजीकरण के, अब हो गया पंजीकरण के 5 साल। उस समय से कोची बता रहे थे हैं? आगे देख लीजिए। अब भारतीय नागरिक का अंत डायरेक्ट। अब इतना तो प्रकार था प्राप्त करने का, अब अंत कैसे नागरिकता समाप्त होगा? नागरिकता समाप्त कैसे होगा ये देख लीजिए। अब बताइए, उतना देर से जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर सब बता रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि सब में अंतर का होगा। आ गए। अब बताइए, उदाहरण दे दे के सब चीज समझा भी दिए, पॉइंट देखिए क्या कह रहा है से। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा? भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से। पहला कंडीशन है नागरिकता का परित्याग करने से। आप त्याग दीजिए नागरिकता, नागरिकता अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम नागरिकता त्याग दिए हम रहबो करेंगे, नहीं, छोड़ना पड़ेगा देश फिर। अच्छा, कैसे पता चलेगा? त्याग पत्र दे दीजिए आप। जैसे विवाद में आ गया था, आमिर खान की पत्नी कह दी थी कि भारत जो है ना इतना भ्रष्टाचार हो गया, मारपीट मर्डर हो रहा है कि रहने लायक नहीं है। जैसे कोई भी जिनमिन बोल देता है कि बड़ा स्थिति खराब हो रहा है, रहने लायक नहीं है। मीडिया वाला चल गया, कहा कि तो पाकिस्तान चले जाइए, रहने लायक नहीं है तो। नागरिकता का त्याग दीजिए। बोले तो गृह मंत्रालय के पास, डिपार्टमेंट में गृह मंत्रालय आता है, तो गृह मंत्रालय के पास अपना नागरिकता परित्याग कर दीजिए, नागरिकता समाप्त हो गया। एक कंडीशन। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लीजिए तो आप, पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लीजिए तब वो आपका समाप्त हो जाएगा। एक तो त्याग पत्र दे दिए और दूसरा किसी अन्य देश का ग्रहण कर लीजिए बिना अनुमति के। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर, विजय माल्या भाग गया, नागरिकता छीना सकता है। तो 3 कंडीशन से नागरिकता का अंत हो सकता है। स्वतः आप त्याग पत्र दे दीजिए, हमको नई नागरिकता चाहिए, पाकिस्तान चले जाइए। नागरिकता छीन भी सकती है सरकार, देशद्रोही आप हो गए तो। और दूसरा देश का ग्रहण कर लिए तो 3 कंडीशन में नागरिकता का अंत हो सकता है। और 5 कंडीशन में नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। 5 और 3 8। क्लियर हुआ? चलिए आराम से पॉइंट आ जाइए। अब जम्मू कश्मीर में जो विशेषाधिकार था ना समाप्त हो गया, इसलिए वो सब छोड़िए। आ जाइए मौलिक अधिकार है हेडिंग। इसे अमेरिका से लिया गया। कहाँ से मौलिक अधिकार को? संविधान के कौन भाग में है? कहाँ से का अनुच्छेद? भाग 3 को भारतीय संविधान का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जहाँ जहाँ विशेषाधिकार का प्रयोग होता है वहाँ वहाँ मैग्ना कार्टा का प्रयोग हुआ है ना, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहते हैं। कौन भाग को?
मूल अधिकार का जन्मदाता भाग 3 है। 32 अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा कहते हैं। आइए आगे। मैग्ना कार्टा का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? याद है कब? 1215। याद करिए जब विश्व इतिहास पढ़ा रहे थे, जॉन हे को वहां के लोग मजबूर कर दिया था हस्ताक्षर करने के लिए। वही मैग्ना कार्टा कहलाया। पहली बार वहां मैग्ना कार्टा का प्रयोग हुआ। उस समय से जहां जहां विशेषाधिकार आता है वहां वहां मैग्ना कार्टा कह देते हैं, ठीक ना। चलिए, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के प्रावधान के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग है। खाली यहाँ रखिए ना, डायरेक्ट फिर से देखिए। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12। राज्य का परिभाषा कौन अनुच्छेद में? 12। जो पढ़ेंगे वही टिक लगे, सब जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, क्या करें? मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। क्या संशोधन हो सकता है? हाँ। और राष्ट्रीय आपात जब देश में लगेगा, जब अनुच्छेद 352, तो उस समय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके बाकी सब मौलिक अधिकार को स्थगित भी किया जा सकता है। यानी 12 से 35 तक अनुच्छेद में से 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सब अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। वही जीवन और व्यक्तिगत अधिकार 20-21 में है, व्यक्तिगत अधिकार 21 में है, और आपको 20 में है कि दोषी शिष्ट संरक्षण। तो दोषी शिष्ट संरक्षण और व्यक्तिगत अधिकार, प्राणदैहिक अधिकार, दोनों को राष्ट्रपति निलंबित नहीं करता है। बाकी 12 से 35 तक सभी अनुच्छेद को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार जिसमें निहित है निलंबित कर सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। क्लियर है? ये असीमित नहीं है, ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार असीमित है, अनलिमिटेड है, लेकिन वाद योग है। न्यायालय में आप जा सकते हैं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग, न्यायालय में आप जा सकते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। राज्य जो है कुछ समय के लिए युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। जैसा नहीं होता कि धारा 144 लगा दिया है, आप जो है से कि एक साथ 3 आदमी नहीं जा सकते हैं, सिंगल सिंगल चलना होगा, हथियार नहीं रख सकते हैं, ना होता है कि धारा 144 लागू कर दिया है, कर्फ्यू लागू कर दिया, सुने हैं? तो वही होता है, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। और प्रतिबंध उचित है कि नहीं है, सही में प्रतिबंध लगाया वो सही है, इसका निर्णय कौन करता है? अदालत करता है। राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इसका निर्णय अदालत करता है कि लगाया गया प्रतिबंध सही है कि गलत है। मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, उच्चतम न्यायालय 32 के तहत जा सकता है। माने सामान्यतः बाकी सब मैटर में होता है कि मौलिक अधिकार का माने बाकी कोई मैटर में होता है कि पहले सिविल कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। ऐसे होता है कि जब तक हाई कोर्ट नहीं डिसीजन देगा तब तक सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसी बात, मौलिक अधिकार में व्यक्ति हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है, 226 अनुच्छेद कहता है, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है बिना हाई कोर्ट में गए, 32 कहता है। यानी मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है मौलिक अधिकार से रिलेटेड। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय में जाएगा, उस न्यायालय के खिलाफ ही उच्चतम न्यायालय में अपील होगा, नहीं, डायरेक्ट भी उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकार में ये पावर है। मूल संविधान में 7 गो मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार थे? लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ है कब? 1978 में। इसमें संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19 के एफ से हटा के मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया, और संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। यानी संपत्ति के अधिकार को क्या संशोधन में हटाया गया? 44वां संशोधन कब हुआ? अब कैसा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार। अब कौन अनुच्छेद में है? 300। कौन भाग में है? अब 12 में है। भाग 12 में अब हो गया है ना। अब देखिए 1931 में
कराची अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे कांग्रेस का? घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग किया था। पहली बार मूल अधिकार का मांग कहाँ? अधिवेशन कराची। कब? अध्यक्षता। मूल अधिकार का प्रारूप कौन तैयार किया था? आगे आ जाइए। समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है? एक होकर के हम लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है? अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भिन्न है? 19, 20, 22, 25। भिन्न कौन है? 19, 20, 22, 25 भिन्न कौन है? देख रहे हैं, कह रहे भिन्न कौन है? तो 19, 20, 22, 25। आधा नींद में क्या जी? हम पूछ रहे भिन्न कौन अनुच्छेद है? 19, 20, 22, 25। भिन्न है 25। आप लोग भी रिपीट करें 19, 20, 22, 25। कहेगा निम्नलिखित में से भिन्न कौन है? ऑप्शन देगा अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन देगा अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन देगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी देगा अनुच्छेद 12। भिन्न कौन है? 12। क्योंकि समता समानता अधिकार 14 से 18 तक है, एक बीच में सब है, और 12 राज्य का परिभाषा है, ये ना। ओकरा में समता समानता का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, यानी 19, 20, 21, 22 में है। अगर 19 से पहले वाला दे दिया तब स्वतंत्रता का अधिकार उसमें नहीं है, यही ना। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24 में है। एक वो करेंगे चर्चा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29, 23 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। जैसे मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसका इलाज किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, वही अनुच्छेद 32 के तहत वही कह देते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार है। भीमराव अम्बेडकर इसको आत्मा कहें। समता या समानता का अधिकार कहां से कहां अनुच्छेद था जी? 14 से। अनुच्छेद 14 देखिए क्या कहता है। विधि के समक्ष समता, राष्ट्रपति का बेटा हो या रिक्शा चालक के संतान, सबके लिए कानून एक समान है। कौन अनुच्छेद में? इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान ही लागू करेगा। इस समता समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है। आगे आ जाइए। जाना है तो जाइए, मना थोड़े किए है कोई। ऐसे भी जाने वाला के कौन रोका? अनुच्छेद 15 आ जाइए। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध है। पहले होता था कि अगर आप कहता था कि निम्न कुल के आप व्यक्ति हैं और उच्च कुल में छू दिए तो आपको हाथ काट लिया जाएगा, और जो छुआया है उसको दूध से पंचामृत से स्नान कराया जाता था। गला में घंटी बांध के चलना पड़ता था ताकि टन टन बजते रहे, देख के सब साइड हो जाता था, है ना। अगर दूसरा धर्म से है, दूसरा जाति से है, तो आपको भर्ती नहीं किया जाएगा सेना में। तो बहुत सारा क्राइटेरिया होता था, कहाँ का आप नहीं कर सकते, वेद पुराण आप नहीं पढ़ सकते हैं, जो सुनने का अधिकार नहीं सुन लिए तो कान में शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाता था, सुनबे नहीं करिएगा आप। अगर ओम का आप जाप कर लिए, जीव काट लिए, दोबारा ओम करबे नहीं करिएगा आप। ऐसा व्यवस्था था। तो हुआ कि पहले पुरानिक में था ये सब, ऐसा नहीं कि तुरंत, इतना पहले था। आइए इससे ज्यादा था। महिला के पति मर जाते तो पकड़ के चिता पर जला दिया जाता था। एक रोज ज्यादा कोई होगा? आइए आगे। एक रोज ज्यादा कुछ होगा? हाँ, सबके लिए था। तो यो सबके लिए, जो उच्च के लिए, निम्न के लिए, सबके लिए अलग अलग था। आइए यहाँ अगला पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उस पर एक समान लागू करेगा। कहां से लिया गया? ही
ब्रिटेन से। 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी राज्य जो है धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा में पहले होता था कि राजा जो है जो व्यवस्था बनता था उसी के अनुसार चलाता था। ये सब धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर चलता था, है ना। अगर मान के चलिए राजा है तो राजा का बेटा राजा रहेगा, वो राजकुमार होगा, उसमें कोई छू दिया तो राजकुमार को दूध से स्नान कराया जाता था। मतलब ये हो गया कि धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर पहले भेदभाव था, लेकिन अनुच्छेद कहता है 15 कि सब समाप्त कर दिया गया। राज्य किसी भी क्षेत्र में जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य किसी भी क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब करिया आदमी है तो गोरा आदमी है। पहले श्वेत अश्वेत युद्ध नहीं होता था, गांधी जी ऐसी गोरा काला में फर्क समाप्त किए, होता था ना। तो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कौन अनुच्छेद? 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। वैकेंसी अगर आएगा, नियोजन आएगा, लोक नियोजन में सबके लिए समान अवसर लेके आएगा। सबको ही बहाली में वैकेंसी में फॉर्म भरिए, आरक्षण SC ST OBC EWS को छोड़कर। हाँ, मतलब कहने का मतलब सबके लिए अवसर समान होता है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंध में विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या होगी? समानता होगी। चाहे प्रधानमंत्री का ही क्यों न पद हो, सबके लिए अवसर समान है। काहे न बिहार दरोगा का ही पद हो, सबके लिए समान है। अपवाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS को छोड़ करके, यही ना, आगे आ जाए, इनको विशेष छूट दिया जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत, छुआछूत का उन्मूलन किया गया। पहले छू देने पर यह वाला घटना होता था, छू दिए तो हाथ कटा जाएगा। अस्पष्टता का उल्लंघन, अब इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। अगर कोई मान के चलिए किसी को स्पर्श छुआ गया तो अगर उसको हाथ काट दिया तो जो काटा उसको दंड मिलेगा, क्योंकि अस्पष्टता अब उन्मूलन हो गया है। कौन अनुच्छेद के तहत? 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया। पहले छुआछूत, अब छुआछूत अब नहीं है। अभी नहीं कहते पता नहीं कौन न कौन आदमी छू के गया, यही गिलास से पानी पिए नहीं पीता लोग। तो वही बात, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। कौन अनुच्छेद में? इसका मतलब ही कतई नहीं है कि रोड पर चलते कहीं छू देंगे, हाँ पिटाइएगा न जा कहीं आज ही पढ़ के आए कि छुआछूत का अंत हो गया। रोड पर किसी को छुइएगा तो अभिनंदन होगा वहाँ। आ गया ये कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 आ जाइए। पहले राज उपाधि दिया करता था, पहले राज ही उपाधि दिया करता था, उपाधि का अंत कर दिया गया। कौन अनुच्छेद में? 18। अगर सेना में है तो उपाधि देगा, जैसे मेजर प्रताप सिंह दे सकता है। विद्या आप पढ़े लिखे हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, उपाधि देगा राज्य सरकार। तो सेना में विद्या संबंधित सामान को छोड़ दिया जाए तो अन्य कोई भी उपाधि राज्य सरकार नहीं प्रदान करेगी, है ना। पहले राज्य सरकार उपाधि प्रदान करती थी, उपाधि दिया करता था, तो अब उपाधि का अंत हो गया है। कौन अनुच्छेद में? 18। सेना में है, सेना के पहले कर्नल, मेजर जो भी है लगा सकते हैं आप। अगर एजुकेशन है तो विद्या माने वही एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, अभी तक ना समझ रहे थे का जी? विद्या माने वही एजुकेशन रिलेटेड जो हो गया। इसके अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई उपाधि स्वीकार भी नहीं कर सकता। कौन अनुच्छेद कहता है? ऐसा नहीं कि पाकिस्तान दे दिया उपाधि कि आप तो जगत कल्याण है आमिर खान, जगत कल्याण का उपाधि दे दिया आमिर खान को। आमिर खान फूल गया कि अरे बाट रे बाट, कितना पाकिस्तान हमको मानता है। अक्षय कुमार को कनाडा वाला कह दिया कि आप तो देश प्रधान है जी उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से, है ना। सनी देओल के कह दिए कि आप तो भारत के, पाकिस्तान के अप्पा हैं, नहीं ले सकते हैं। कह दिया नहीं ले सकता है, आइए आगे, चाहे कोई भी उपाधि हो। ऐसा ना कि ठीक था खराब था, ऐसा मतलब नहीं है, नहीं ले सकता। झूठों के फंसाने के लिए कह सकता है कि क्या ले सकता है, नहीं ले सकता। आगे ये स्वीकार नहीं कर सकता बिना अनुमति से। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जो पुरस्कार दिया जाता है, चाहे सेना से संबंधित परमवीर चक्र हो, चाहे महावीर हो, चाहे वीर चक्र हो, सब कौन अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 18 के तहत दिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, आज ये कहां से कहां अनुच्छेद है स्वतंत्रता का अधिकार? 19 से 22। आइए पढ़िए। अनुच्छेद 19 में क्या है? मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब कितना है? 6। कौन अनुच्छेद में? 19 के एफ में जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वां संशोधन 78 के द्वारा क्या कर दिया गया? तो अब कितना बच गया? 6। और 6 स्वतंत्रता कौन कौन है से देख लीजिए। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। जो अभी आप बोल रहे हैं, इतना कुछ भी बोल रहे हैं, भचर भचर बोल रहे हैं कौन अनुच्छेद दिया है? 19। बोलने की स्वतंत्रता। 19 के भी में शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। जी मीटिंग पर मीटिंग करते हैं, पूजा करने के लिए मीटिंग पर मीटिंग करते हैं, कुछ काम करने के लिए, खेलने के लिए, तो मीटिंग कर सकते हैं कौन अनुच्छेद के तहत? हाँ, शांतिपूर्ण बिना हथियार के, है ना, सब कर सकते हैं अनुच्छेद 19 के भी। कोई भी संघ बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, युवक मंगल दल, सरस्वती पूजा समिति बना रहे हैं ना, कौन अनुच्छेद के तहत? हाँ, ध्यान रहे, वही वही संघ बना सकते हैं जो लीगल हो, ऐसा नहीं कि बना लिया आतंकवादी संगठन वो नहीं बना सकते हैं है ना। बोलने की स्वतंत्रता, इसका मतलब नहीं आपको बोलने की स्वतंत्रता, तो किसी को गाली मत देने लगी है, वहां उस स्वतंत्रता नहीं है, वहां मानहानि होगा, है ना। आ गई अनुच्छेद 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। देश के कोई भी कोने कोने आप जा सकते हैं, जहां अलाउ है, ऐसा नहीं कि हम आर्मी कैंप में जैबे करेंगे, स्वतंत्रता है ना ही। आना अधिकार, प्रवेश निषेध, वहाँ कंडीशन जहाँ लगा है वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है जैबे करेंगे नहीं। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन के, ऐसा भी नहीं टिकट लेके, बिना टिकट के ना आवागमन के स्वतंत्रता, लेके लीगली। 19 के ई में कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, अपन जमीन में घर बना के बस सकते हैं, दूसर के जमीन में ना, है ना, लीगल तरीका से आप बच सकते हैं। 19 के जी कहता है कोई भी व्यापार आप जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी दुकान खोल के जीविका चला सकते हैं, लीगल दुकान, गांजा का दुकान ना, लीगल दुकान जीविका चलाने के लिए, जैसे परचून का दुकान हो गया, अंडा का दुकान हो गया, ये सब चला सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता कौन अनुच्छेद? 19 के 1 में। आइए आगे, हाँ आगे देखिए अनुच्छेद 20 देखिए, अपराध के लिए दोषी सिद्ध संरक्षण के संबंध में देखिए, अनुच्छेद 20 कहता है इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 20 में। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 बार सजा मिलेगा। 20 के कहता है कि एक अपराध के लिए 1 बार सजा मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान के चलिए अभी आप किसी का मोबाइल चुरा लिए 15,000 के सैमसंग के, और चुरा लिए, उसका सजा काट लिए, तो 1 बार सजा हो, ऐसा ना कि दूसरा बार फिर आइए जी चुराया था पिछला बार, नहीं, 1 बार काट लिए तो काट लिए। हाँ, दूसरा का मोबाइल चुरा लिया वैसे ने तो फिर सजा होगा, है ना। एक अपराध के लिए 1 बार सजा होगा, लेकिन वैसे ने अपराध बार बार करे तो सजा बार बार होगा, है समझ में। कौन अनुच्छेद कहता है? 20 के 1। 20 के 2 कहता है कि अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा, न कि पहिलका कानून के तहत और बाद के कानून के तहत। मान के चलिए पहले कानून था किसी को छू दिए तो हाथ काट लिया जाता, तो पहले वाला कानून के तहत सजा नहीं मिलेगा कि हाथ काट लिया जाएगा, अभी जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगा, है समझे, वर्तमान कानून के तहत। मान के चलिए भविष्य में बहुत खतरनाक कानून आने वाला है, तो भविष्य वाला कानून के तहत भी नहीं, अभी के तहत सजा मिलेगा, पहले बाद के तहत कानून नहीं, सजा नहीं मिलेगा। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा। कौन अनुच्छेद कहता है? 20 का 2। और 20 के 3 में क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। न्यायालय में गवाही देने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा कि कबूले करो। हालांकि अलग बात है कि पुलिस प्रशासन ले जाता है रिमांड पर पूछताछ करने के लिए, तो पूछताछ करने के लिए तो ये थोड़े कह के ले जाते कि रात में जाके पीटेंगे, लिया जाके कहा था कि पूछताछ करेंगे कि बताओ जिस समय अंजाम दिया जा रहा था घटना को, उस समय कहाँ था, तो वहां से कह के ले जाते कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। पूछताछ का मतलब होता है मारना पीटना, यहाँ ले जाकर उल्टा लटकाएगा पे लाश से नाखून उखाड़ लेगा, है, अब बाल उखाड़ लेगा हमेशा, हट मार मार के जो है से कभी भी सोतने नहीं देगा, रात दिन जगा के रखेगा, है ना।
तो मतलब ये हो गया कि इतना यातनाएं देगा तो तब तक ले कबूल कर लेगा कि हम ही किए थे, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ओकरो से नहीं होगा तो तरह तरह के धमकी दिया जाएगा। अब आप मान के चलिए कितना भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप मानिए नहीं रहे कि ज्योति मर्डर हम किए हैं, लास्ट में फिर अजय देवगन के मम्मी को बुलाया जाएगा, अब बिजली का करंट सटाया जाएगा, तब अजय देवगन दिलवाले में कबूल लेगा कि हमें ज्योति का मर्डर किए हैं, है ना। लेकिन बाध्यकारी एलाऊ है, वो एलाऊ नहीं है। बाद में सुनील शेट्टी आएगा तो राम सिंह को बुलाएगा, कहेगा बहुत यातनाएं दिए थे आपके मामाओं ने, तब ना बताएगा जी। पॉइंट देख लीजिए। तो वही कह रहा है कि गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब अलग हो गया ना व्यवस्था। आगे आ जाइए। अनुच्छेद 21, जब तक एगो टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक कैसे छोड़ेंगे। देखिए टर्निंग पॉइंट 22 के बाद आएगा। अनुच्छेद 21, प्राणदैहिक स्वतंत्रता। आपको जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 21 में है व्यक्तिगत अधिकार। आप विदेश जा सकते हैं, पसंद से विवाह कर सकते हैं, सब कौन अनुच्छेद देता है? 21, है ना। तो वही कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। निजता का अधिकार 21 में है। निजी मैटर सब 21 में रहेगा, है ना। चलिए आगे आइए। निजता का अधिकार 21 के तहत ही आता है। जीने का अधिकार, हाँ इसी में जीने का अधिकार 21 में है। मरने का अधिकार भारतीय संविधान नहीं देता आपको। मरेंगे तो मरते समय धरा गए तो फिर आपको सजा होगा, मरने के बाद फिर आपके परिवार को होगा। है ना, ना कोई ना, अपना मन कोई थोड़े दे देगा। अभी भारतीय संविधान में मरने का अधिकार नहीं है। एक देश है नीदरलैंड, वहां क्या कहा है कि आप मर सकते हैं, लेकिन ऐसा मर सकते हैं जिसमें बहुत कम कष्ट हो, माने ज्यादा कष्ट से नहीं आप मर सकते। डॉक्टर के सलाह से डॉक्टर प्रमाणित कर दिया कि अगला आदमी नहीं जिंदा रहेगा, दर्द से तड़पते रहेगा, तो हुआ कि कोई बात नहीं, दर्द से अच्छा है कि सब दिन तड़पने से एक बार मर जा। जीने का अधिकार है। अगर सुसाइड करते समय पकड़ा गया तो आपको सजा होगा, और सुसाइड कर ली तो आपके परिवार को पकड़ के ले जाएगा। आइए आगे। कहता कौन सा घटना है जो घटित होने के बाद अपराधी को सजा नहीं मिलता है? तो आत्महत्या। आत्महत्या ऐसा घटना है जो अपराधी को नहीं मिलता है। गरिमा से मृत्यु का अधिकार दूसरा लीजिए, भी नहीं है। मतलब ये हो गया कि जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं। एक मशीन बन रहा है, बना है, कोई देश बनाया है, जो जो है ना, उसमें आप जो है कि बिना कष्ट से तुरंत मर जाएंगे। कोई सेकंड का अवधि है, कितना में के अंदर मर जाएंगे बिना तड़पले उड़पले। आ गई। लेकिन ये सब करना नहीं है, फिर आप चल जाइएगा तो फिर क्लास कौन करेगा जी। आ गई। अगला पॉइंट, सब्सक्राइब करके जाना होगा तो जाइएगा। आगे आ जाइए। देखिए है क्या ना, कितने लोग छटपटा जाते हैं, मरते कायर लोग हैं। जैसे आपको कहिए ना कि सीधा से आप डरपोक आदमी है, सामना नहीं करना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, तब ना लोग सुसाइड करते हैं। कायर हैं, डरपोक हैं, असक्षम हैं, आपके अंदर क्षमता नहीं है, तब लोग कर लेते हैं सुसाइड। थोड़े अब डरपोक है, हिटलर डरपोक है ना, हो गया कि अब क्या करे, कोई विकल्प नहीं बच रहा है मेरे पास। हिटलर तब ना आत्महत्या कर लिया था जी। आइए आगे। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों के लिए स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। 21 कहता है। इसी के तहत दिल्ली में स्मोक टावर लगा है। स्वच्छ पर्यावरण तब ना उपलब्ध होगा, कौन अनुच्छेद के तहत? इसके लिए भारत सरकार संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का 2010 में गठन किया है ना जी, ताकि पोल्यूटेड आपको हवा नहीं मिलेगा, जांच वाच करते रहेगी। 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मुख्य पीठ कहाँ है? हेड क्वार्टर है। और भी इसका ऑफिस है, लेकिन सब जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामले के लिए उत्तरदायी है, ये जांच पड़ताल करते रहता। बोले ना 22 से टर्निंग पॉइंट है। अनुच्छेद 21 के क्या आइए। 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चे को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां 2000
यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? 21 के क में, है ना। आगे आ जाइए। वो जैसे राज्य सरकार का व्यवस्था उसी के अनुरूप शिक्षा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा बेटा नहीं जो है कि बैठता है बेंच पर, इसको सोफा लगा कर बैठाइए, नहीं, जो राज्य सरकार की व्यवस्था उसी के अनुरूप देगा। अनुच्छेद 22, कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है। कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है, माने अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर हिरासत में ले लिया गया हो तो उससे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। यानी 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कब? अगर कोई मनमाने ढंग से हिरासत में किसी को पकड़ लिया है पुलिस वाला, तब पहला कंडीशन हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, इसीलिए पहले वारंट जारी होता है कि आ जाइए, खबर भेजता है कि आ जाइए। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय छोड़कर न्यायालय में पेश करना होगा। कौन अनुच्छेद कहता है? 22 के कहता है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 2 कहता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना हो कोई मजिस्ट्रेट के सामने। और 22 के 3 कहता है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, जिसको मन करे वो अधिकार है। क्लियर? आगे निवारक निरोध नहीं समझ पाइएगा आज, क्योंकि अब इतना के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर निवारक निरोध बनाएगा ताकि एकदम कठिन से कठिन सजा हो, कठोर से कठोर प्रावधान करेगा निवारक निरोध में, ताकि 20 को लोग आसान समझ रहा है, 22 को लोग आसान समझ रहा है, कोई बात नहीं है। तो निवारक निरोध बनेगा, अधिनियम बनेगा, जिसके तहत कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा, जो अगला क्लास में चर्चा करेंगे।